नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस एकेडमी जोन के इस क्लास में। और पहले मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि आप सभी के डिमांड पर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जीएस एकेडमी जोन एनसीईआरटी से भूगोल को लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए तैयार हो गया है। और इसमें जो है इस क्लास में पहले हम लोग क्लास 10th की जो भूगोल की पुस्तक है उसका हम लोग पहले अध्याय पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद क्लास 10th खत्म होगा, 9th 8th 7th 6th इस तरह से हम लोग अप से डाउन होते चले आएंगे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको हम लोग पहले पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो बुक से पढ़ा जाएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ा जाएगा और ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, और एक चीज मैं और बता दूं, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जीएस एकेडमी जोन आपके लिए जो है कंप्लीट एनसीईआरटी का नोट्स लेकर आ गया है, जहां पे पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचटी किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जीएस पेपर यानी 40 मार्क्स के और आपके मेन पेपर दोनों की बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी। और इसमें जो है कम्बो पैक आपको पड़ेगा 99 का, बाकी सब्जेक्ट आप देख लीजिए। और ध्यान रखिएगा, आप इसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना। और ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल बेहतरीन नोट्स है। ठीक है, आप खुद जब लेंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा कि वास्तव में जीएस एकेडमी जो है क्वालिटी का नोट्स दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आपका क्लास 10th की जो ज्योग्राफी है एनसीईआरटी से जो हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में। अब देखिए, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और पहला चैप्टर है आपका संसाधन एवं विकास। अब इस चैप्टर की बात की जाए तो सबसे पहले आप यह ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका है कि यहाँ पे हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते चले और समझते चले, लेकिन जब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझते चलेंगे तब यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है कि आप बोर भी हो जाए पढ़ते पढ़ते। दूसरी तरीका है कि एक बार इसको पढ़ लिया जाए और जितना महत्वपूर्ण बातें हैं उसको एक बार अंडरलाइन कर लिया जाए और फिर दोबारा उसको क्या किया जाए कि जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं सिर्फ उसको पढ़ा जाए कि कम समय में हमारा जो है मेन कंटेंट भी हमको मिल जाए, क्वालिटी का जो है ज्ञान भी मिल जाए हमें और हमारा समय भी बच जाए। तो ये जो क्लास आज का होने वाला है, दरअसल हम लोग सबको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सब कहानी पढ़ने से हमको कोई फायदा नहीं है। हमको वही चीज चाहिए जो हमारे लिए फायदेमंद है, जो हमारे एग्जाम में आता है, और यही आपको हम कराने वाले हैं। क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए मैं खुद रात बैठकर इसको बाकायदे अच्छे से पढ़ा, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैंने अंडरलाइन किया और फिर मैं यहाँ पे आपके पढ़ाने के लिए आया हूँ। ठीक है, यानी आपको पढ़ाने के लिए जितना भी इसमें क्रीम है उस क्रीम को मैं छांट कर अंडरलाइन किया हूं तब पढ़ाने आया हूं। ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, जो लोग एनसीईआरटी से भागेंगे वो लोग अपनी नौकरी से भी भागेंगे, उनकी नौकरी तय नहीं हो पाएगी बिना एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी आपको हर हालात में पढ़ना ही होगा, ठीक ना। चलिए, क्योंकि आपको भी मालूम है कि कितना ज्यादा एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो क्लास को शुरू करते हैं। बाकी जो है आप धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना जो है काफी आसान काम नहीं होता है। तो चलिए, यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे ये बात आपको उतना जरूरी नहीं है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे रेड किया गया है, इसका मतलब इसको जानना आपके लिए जरूरी है। अब चूंकि हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं, संसाधन के बारे में, तो पहली बात तो यही आती है कि संसाधन होता क्या है। तो कोई भी वह वस्तु जो आपकी आवश्यकता को पूरी करता है संसाधन कहलाता है। और ये जो संसाधन होते हैं इनको कई आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, मतलब कि बांट कर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। और यहाँ पे पहला जो प्रकार है ये दिया है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। इसमें जैव आते हैं। जैव संसाधन का मतलब कि ऐसे संसाधन जिसमें जीवित प्राणी आ जाए, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, ये आपके आ जाएंगे। अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जो निर्जीव हैं, जैसे कि चट्टान, मिट्टी, हवा, पानी, ये क्या है, ये अजैव संसाधन के उदाहरण है। दूसरा है ख नंबर में समाप्तिया के आधार पर, मतलब कि खत्म होने के आधार पर देखा जाए तो ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय संसाधन का मतलब कि ऐसे संसाधन जो पुनः निर्माण उनका संभव है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो है, इसके अलावा जल ऊर्जा, ये नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। अनवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन
जिसका पुनः निर्माण पॉसिबल नहीं है, या पुनः निर्माण होता भी है तो ज्यादा समय लग जाता है, जैसे लाखों हजारों वर्ष लग जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पेट्रोलियम, खनिज, इसके अलावा जो धातुएं होती है, लौह धातुएं, ये भी हो जाएंगी। अब देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होते हैं ये व्यक्तिगत होते हैं। किसी खास व्यक्ति के पास अपना खुद का संसाधन होता है, जैसे कि उसका घर, वाहन, ठीक है। इसके अलावा सामुदायिक संसाधन होता है, कुछ लोगों का अपना समूह होता है और उस समूह का एक संसाधन होता है, जैसे कि कोई खेल का मैदान, कोई मंदिर, कोई जो है सभागार, तो ये जो है सामुदायिक जो है संसाधन हो गया। इसके अलावा राष्ट्रीय संसाधन, यानी किसी देश का अपना खुद का संसाधन होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जो कई देशों का एक समूह के या एक समझौते के आधार पर प्रयोग किया जाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। विकास के आधार पर संसाधन देखा जाए तो ये संभावी होते हैं, यानी ऐसे संसाधन जो संभावना है कि भविष्य में उसका प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो हाइड्रोजन जो है संभावी संसाधन है। इसके अलावा विकसित भंडार, यानी कुछ संसाधन ऐसे हैं कि जिनका भंडार जो है विकसित कर लिया गया है, उसका भी प्रयोग होने वाला है। और फिर आता है संचित कोष। संचित कोष में ऐसे संसाधन आते हैं जिनका प्रचुर मात्रा में भंडारण किया जा चुका है और आगे वे जो है जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो उसका भी प्रयोग कर लिया जाएगा। ये कुछ संसाधन के प्रकार हैं जिसके आधार पर बांटा गया है। अब यहाँ पे डायग्राम को यहाँ पे बनाया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। इसको उतना जरूरी नहीं है डायग्राम याद रखना, मैंने जो बताया उसको बस याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये मैंने नोट्स मैं दे दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है ना, आप उसको देख लीजिएगा। अब चलिए, जो जो चीज मैंने यहाँ पे महत्वपूर्ण लगाया है उसको रेड कर दिया है। अब देखिए, इसको जानना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। और है क्या, यह कह रहा है संसाधन के प्रकार। तो अभी हमने ऊपर जो देखा संसाधन का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है उसी को बता रहा है। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर हमने संसाधन दो देखा था, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन में ये जीवमंडल से प्राप्त होंगे और इसमें जीवन व्याप्त होगा, ठीक ना। और जैसे कि मनुष्य हो गया, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, मैंने पहले बता दिया था। अजैव संसाधन में ये सारे संसाधन निर्जीव वस्तुओं के होंगे और ये अजैव संसाधन कहलाएंगे। और इसका उदाहरण देखिए, चट्टान, धातु दिया ही है। समाप्तक के आधार पर भी बता रहा है, तो समाप्तक के आधार पर जो संसाधन होंगे ये आप जानते हैं कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय होते हैं। देखिए, नवीकरणीय संसाधन यानी ऐसे संसाधन जिनका भौतिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा इसको नवीकृत किया जा सकता है या पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा या भौतिक जो है उपायों के अनुसार उसको हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, तो ये नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। और इसका एग्जाम्पल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, कुछ इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। अनवीकरणीय संसाधन दिया गया है कि ये क्या है, ये जो संसाधन होते हैं इनका विकास एक लंबे समय के अंतराल में होता है, ठीक है ना, जैसे कि हजारों लाखों वर्ष में, ठीक है ना। इसमें कुछ संसाधन होते हैं जैसे कि धातुएं भी आती हैं, पुनः चक्रीय तो है लेकिन इसमें ज्यादा समय लगता है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन ये भी अचक्रीय है, ठीक ना, और एक बार प्रयोग होते हैं तो ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हमने पहले बता दिया है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा ध्यान आपका नहीं खींच रहा हूं, ठीक ना। आगे जो पॉइंट आएंगे उस पे जो है आपका ध्यान अच्छे से जो है केंद्रित किया जाएगा। अब देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, इसको मैंने बता दिया कि निजी संसाधन होते हैं किसी खास व्यक्ति का। और इसमें जो है, इसमें जैसे कि आपका जो है बाग, चारागाह, तालाब दिया ही है, कुआं, ये आपके इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट चले। अब देखिए, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन में ध्यान रखना कि समुदाय के सभी सदस्य को ये उपलब्ध होते हैं, जैसे गांव की जो शमिलात भूमि होती है, जैसे चरणकूल भूमि, शमशान भूमि, तालाब, ये सभी आते हैं, खेल का मैदान, इसको भी बता दिए गए। राष्ट्रीय संसाधन में कुछ बातें आपको ध्यान रखना है, अब यहां से आप अपना ध्यान जो है दीजिएगा इस पे। अब देखिए, राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है,
तकनीकी तौर पे देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार होता है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहर, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। अब यहां से देखना, जहां रेड किया गया है, कहा जा रहा है कि सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र जो है भू भागीय समुद्र और इसमें पाए जाने वाले संसाधन की राष्ट्रीय संपदा है। अब आपको समझ में तो नहीं आ रहा है, मैं ऐसे समझा देता हूं। देखिए, राष्ट्रीय संसाधन का मतलब है कि देश की जो समुद्र तट होता है, देश की जो, देखिए कहने का मतलब है कि देश की ये जो समुद्री तट है, इस समुद्री तट से 22 मील, कितना है आपका 12 मील, माफी चाहूंगा, ये 12 मील है, 12 माइल या 22.2 किलोमीटर। तो देश की समुद्री तट से 22.2 किलोमीटर दूर तक की जो क्षेत्र होगा और यहाँ पे जो भी संसाधन मिलेंगे वो सभी संसाधन किसका होगा? यह संसाधन आपके राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। यही बात कहा जा रहा है। तो इस डाटा को आपको याद रखना। कौन सा डाटा? यह 12 समुद्री मील होना चाहिए या 22.2 किलोमीटर रेंज की समुद्र में जो दूरी होती है वहां तक की संसाधन राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहां भी आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। तो कहा जा रहा है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं तट रेखा से 200 समुद्री मील की। कहां से? ध्यान रखना, तट रेखा से यानी समुद्र के तट से 200 समुद्री मील की दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है और 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि भारत है और भारत का यहां से हम लोग चलेंगे कितना? 200 मील। 200 मील जो हम लोग चलेंगे तो 200 मील के बाद इधर वाला यानी यहां तक, तो इधर नहीं, इस 200 मील के बाद इधर का जो क्षेत्र होगा यहां पर अगर कोई संसाधन मिल रहा है तो इसका मतलब कि हमारे देश के 200 मील के बाहर की बात है और यह जो संसाधन होगा वह देशों के आपसी सहमति से प्रयोग होगा। वही कह रहा है कि ऐसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक ना। और इस बात को ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसी भी समुद्री तट से 200 मील दूरी के बाद का वह संसाधन होता है, ठीक ना। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक क्षेत्र है। भारत के पास क्या है? भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी में मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। यानी भारत का जो अपवर्जक क्षेत्र है यहाँ पे, तो हिंद महासागर में, हिंद महासागर की तलहटी में भारत क्या करता है? तो मैग्नीज के खनन का इसके पास अधिकार है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट रखिएगा, इसको याद रखिएगा कि हिंद महासागर में भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जहां पे मैग्नीज का जो है खनन किया जाता है भारत के द्वारा। चलिए, ये आपकी बात हो गई। अब संभावित संसाधन, इसको भी मैंने बता दिया है, जैसे कि आपका सौर ऊर्जा, तो ये तो अब जो है संभावी नहीं है बल्कि ये तो हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब आगे बात की जाए तो आगे कहा जा रहा है विकसित संसाधन भी आप मैंने बता दिया है, तो ये उतना जरूरी नहीं है। जैसे कि टेक्नोलॉजी का विकास होगा उसका प्रयोग करना शुरू हो जाएगा। भंडारण में देखिए, एक चीज मैं बता दूं, एक मिनट, जो चीज पढ़ाना है, जो महत्वपूर्ण है वही आपको पढ़ाया जाएगा। हर एक चीज को लेकर समय खपत करना अच्छी बात नहीं है। अब देखिए, भंडारण में बात की जाए, जो भंडारण संचालन है, संसाधन है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। यानी जल 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है
और आप जानते हैं कि जल का जब विखंडन होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा, ठीक ना। ये कहा जा रहा है कि जल हमारे पास बहुत ज्यादा भंडार में है और यह जो है आगे हाइड्रोजन का एक अच्छा उत्पादन बन सकता है, इस बात को याद रखना। और संचित कोष का मतलब कि जिसकी भंडारण है और बाद में उसका प्रयोग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, संसाधनों का विकास ये इतना जरूरी नहीं है। इस पेज पे आइए, इधर आइए, इस साइड। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, कहां गया, एक मिनट, हाँ, सतत पोषण विकास, ये आपको पढ़ना है, सतत पोषण विकास पढ़ना है। अब देखिए सतत पोषण विकास में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। मतलब कि आप विकास तो कीजिए लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाइए, और बिना नुकसान पहुंचाए ही आपको विकास करना है। और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। कहने का मतलब है कि सतत पोषण विकास का मतलब होता है कि आप इस तरह से विकास कीजिए कि संसाधन का मिनिमम प्रयोग करते हुए भविष्य के लिए संसाधन बचा कर रखिए, ठीक ना। उसे जो है सतत पोषण विकास कहा जाता है, ठीक ना। यानी आप संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं और भविष्य के लिए भी आपके पास संसाधन बच रही है, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग कहेंगे सतत पोषण विकास। अब यहाँ पे बात आती है रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन के बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं। देखिए बात करते हैं रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, और 1992 में ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष यानी राष्ट्रों के जो मालिक हैं, यानी वहां पे जो प्रधानमंत्री होंगे या राष्ट्रपति होंगे, ये जो है ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। यानी रियो डी जेनेरियो का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में, जून 1992 में, ठीक है। और सम्मेलन का आयोजन विश्व भर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस बात को ध्यान रखना कि जब TRE 2 का एग्जाम हुआ था तो वहां पर क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, ठीक ना। तो ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, इसका उद्देश्य क्या था, तो देखिए इसका उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण। उद्देश्य क्या था, पर्यावरण संरक्षण उद्देश्य था, और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना। सामाजिक आर्थिक विकास की सिर्फ पर्यावरण ही इसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास का हल ढूंढना भी इसका जो है उद्देश्य था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का। आगे बढ़ा जाए तो आगे ये कहा जा रहा है, आगे ये कहा जा रहा है कि सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए। यानी देखिए जितने भी राष्ट्रमंडल आए हुए थे, राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष, उन लोगों ने भूमंडलीय जलवायु के परिवर्तन पर, जैविक विविधता पर क्या किया, एक घोषणा पत्र हुआ और उस पर वो लोग साइन किए। रियो डी सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई गई, और 21वीं शताब्दी में सतत पोषण विकास के लिए एजेंडा 21 लाया गया। यही क्वेश्चन बना था कि एजेंडा 21 कब लाया गया था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 का जब हुआ था तो उसमें एजेंडा 21 पास हुआ था, ठीक ना, और इसको स्वीकार किया गया। अब ये एजेंडा 21 है क्या, ठीक है, तो चलिए एजेंडा 21 के ऊपर बात कर लिया। तो कहा जा रहा है कि यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तहत तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। मतलब कि 21 एजेंडे जो पास किए गए थे। तो ये 1992 के ब्राजील में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जून के महीने में, तो वहां पे राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा एजेंडा 21 को जो है एक्सेप्ट किया गया था, और इसका उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। इसके अलावा यह एक कार्य सूची है। एजेंडा 21 क्या है, एक कार्य की सूची है कि आपको करना क्या है, जिसका उद्देश्य समान हितों,
पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गर्मी और रोगों से निपटाना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। यानी जो भी देश सम्मिलित हुए थे उनका अपना खुद का एक 21 एजेंडा होता है, इस बात को ध्यान रखना। और इसमें जो है सिर्फ पर्यावरण को सम्मिलित नहीं किया गया था, बल्कि पर्यावरण का संरक्षण तो करना ही है, इसके साथ साथ अपना जो है गर्मी को भी दूर करना है, बीमारियों से भी लड़ना है, इन तमाम सारी बातों को भी ध्यान दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा ये हर एक 5 साल पे हुआ था। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, फिर 5 साल जोड़ दीजिए तो 1997 में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, और फिर 5 साल और जोड़ दीजिए तो आपका 2002 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इस बात को ध्यान रखना। चलिए अब यहाँ पे संसाधन नियोजन के बारे में दिया गया है। और संसाधन नियोजन, देखिए संसाधन नियोजन का मतलब होता है कि संसाधन का किस तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए किस तरह से हम लोग प्लान बना सकते हैं। अब देखिए इसके लिए कुछ बातें यहाँ पे दी गई हैं, और यहाँ पे कहा गया है कि संसाधन नियोजन के अगर देखा जाए तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। यानी कहाँ कहाँ पे, तो देखिए झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसके अलावा ये झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार देखने को मिलता है। तीन जगह याद रखना, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन अच्छा खासी मात्रा में पाई जाती है, इसको भी याद रखिएगा। परंतु मूल विकास की कमी है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में मूल विकास नहीं हो पाया है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतता है, मतलब कि इसमें प्रचुर मात्रा में वहां पे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन जल संसाधन की यहाँ पे कमी है। लद्दाख की बात की जाए तो ये शीत मरुस्थल देश है, मतलब कि यहाँ पे अच्छी खासी ठंडी पड़ती है, अन्य भागों से अलग थलग पड़ा हुआ है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ पर जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने जो बात किया संसाधन नियोजन के बारे में, तो यहाँ पे बताया गया कि संसाधन तो है, लेकिन संसाधन अलग अलग जगह पर अलग अलग संसाधन पाए जा रहे हैं। जैसे कोयला और खनिज आपको झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जल की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, लेकिन उसका बेस जो विकास है वो नहीं हो पाया है, यानी आधारभूत ढांचा का विकास नहीं हो पाया है। इसके अलावा राजस्थान में सौर ऊर्जा, पौर ऊर्जा की अपार संभावना है, लेकिन वहां पे पानी की कमी है। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि संसाधन तो है, लेकिन कुछ ना कुछ हर जगह पे कमियां देखने को मिल रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा जो पॉइंट आपको बताया गया है। और इसके अलावा और देखा जाए तो अब भारत में संसाधन नियोजन, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई टिक नहीं लगाया गया है, अंडरलाइन नहीं किया गया। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इस पेज में देख लिया जाए तो चलिए ये पेज यहाँ पे संसाधनों का संरक्षण के संबंध में यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए संसाधनों के संरक्षण में कहा जा रहा है कि भूतकाल से, यानी बहुत पहले से ही संसाधन का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। यानी पुराने पहले से ही जो हमारे नेता रहे हैं या जो भी हमारे चिंतक रहे हैं, उनके लिए संसाधन का बचाना एक चिंता का विषय था। और इसके लिए उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की, और उनका कथन है कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। अब देखिए महात्मा गांधी के कथन है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करना है तो उसके लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की पूर्ति संसाधन से नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर आपको अपना पेट भरना है तो आपके पेट भरने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन अगर आपको अपना पेटी भरना है ना,
तब संसाधन नहीं है। तो यह कथन महात्मा गांधी का है और हो सकता है कि कथन दे दे और पूछे कि यह कथन निम्न में से किनका है, और ऑप्शन दे दे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और किसी जो खास व्यक्ति का नाम दे दे, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है, यह महात्मा गांधी का कथन है। चलिए यहाँ पे अब फिर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे कुछ दिया गया है क्लब ऑफ रोम के द्वारा, ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन का संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने किया। यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण के संबंध में एक वकालत की, मतलब कि एक बातचीत किया। और इसके पश्चात क्या हुआ कि तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। अब देखिए, जब क्लब ऑफ रोम ने वकालत की 1968 में संसाधन संरक्षण के संबंध में, तभी 1974 में सुमेसर ने अपनी एक पुस्तक लिखी स्माइल इज ब्यूटीफुल, और इसी स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में महात्मा गांधी जी के जो दर्शन था, उन्होंने जो बात कही थी, उसको वहां पे जो है प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था। और यह क्वेश्चन TRE 2 में पूछा जा चुका था, TRE 2 नहीं, माफ कीजिएगा, शायद TRE 1 में पूछा जा चुका था कि स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, सुमेसर। ठीक है, अब देखिए, अब हुआ था कि 1987 में ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषण विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना को जो है प्रस्तुत की, और संसाधन के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना, इस बात को आपको ध्यान रखना कि 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण के लिए वकालत की, और फिर 1974 में सुमेसर ने स्माइल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक लिखी, और महात्मा गांधी जी के दर्शन को वहां पे दिखाने का प्रयास किया गया था कि महात्मा गांधी जी संसाधन के बारे में क्या सोचते हैं। और आगे चलकर 1987 में ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधिकार योगदान भी किया था। ठीक ना। अब कह रहा है कि इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो संकल्पना था, इसको प्रस्तुत किया, और संसाधन के संबंध में, और संसाधन, एक मिनट, हाँ, संसाधन संरक्षण की वकालत की। किसने? ब्रटलैंड आयोग ने। ब्रटलैंड आयोग ने क्या किया? संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित होता है। ये भी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1987 में ब्रटलैंड आयोग के रिपोर्ट के बाद कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुए थे? तो हमारा साझा भविष्य, ठीक है, शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित हुआ था। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरियो का जो 1992 में हुआ था, इसका भी योगदान रहा था, क्योंकि ब्राजील के 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा इसको और ज्यादा मजबूती प्रदान की गई थी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है रियो डी जेनेरियो यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 कि वहां पे एजेंडा किस पास हुआ था। इसके अलावा आपको याद रखना है जो है, मैंने अभी क्या बताया, क्लब ऑफ रोम, उसके बारे में भी। फिर आपको ब्रटलैंड आयोग 1987 का याद रखना है, और सुमेसर की पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल याद रखना। और ये भी याद रखना कि 1987 के बाद हमारा साझा भविष्य नामक पुस्तक भी प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब चलिए, अब भू संसाधन के बारे में बात किया गया है। तो भू संसाधन के बारे में जो बातें यहाँ पे महत्वपूर्ण है, यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है भू संसाधन के बारे में कि भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, और इसमें जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। यानी कि भारत की भूमि पर लगभग हर एक जो है संरचना उपलब्ध है। पठार देखने को मिल जाता है, पर्वत, पहाड़, नदी, ठीक ना, तो ये पाए जाते हैं। लगभग 43% भूभाग क्षेत्र मैदान है भारत का। कितना? तो 43% भूभाग पर क्या है? मैदानी क्षेत्र है।
जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। मतलब कि भारत के जितने भी भूमि हैं उस संपूर्ण भूमि के 43% भूभाग पर मैदान है और यह मैदान या तो कृषि के लिए प्रयोग हो रहा है या तो उद्योग के विकास के लिए प्रयोग किया जा रहा है। पर्वत पूरे भूक्षेत्र के 30% भाग पर स्थित है, यानी 30% भाग पर पर्वत है और कुछ 12 मासी नदियां की प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए यानी अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं भारत में और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। यानी देखा जाए ये जो पर्वत है ये आपका 30% भूभाग पर है और यहीं से नदियां निकल रही हैं और ये जो पर्वत नदियां हैं ये जाकर जो है पर्यटन का एक अच्छा खासा ये विकास भी कर रहे हैं और यहाँ जो है हमारे परिस्थिति के लिए महत्वपूर्ण भी है। आगे कहा जा रहा है कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27%, कितना प्रतिशत, तो देश के क्षेत्रफल का 27% जो हिस्सा है यह पठारी है, ठीक ना। इस क्षेत्र में खनिज देखने को मिलेगा, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। यानी जो आपका 27% हिस्सा जो पठारी है, इस पठारी क्षेत्र में आपको खनिज, जीवाश्म और इसके अलावा कुछ वन क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना, 43% मैदान है, आपके 30% पर्वत है और 27% भूभाग पर पठारी क्षेत्र है और इसको डायग्राम से दिखाया भी गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये कहीं मक्खी बैठी हुई है। चलिए अब नेक्स्ट बात की जाए तो ये भू उपयोग, भूमि का उपयोग कैसे किया जा रहा है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, यहां से क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात की जाए तो देखिए हम अब नेक्स्ट बात पे भारत में भूमि का उपयोग कैसे किया जा रहा है, भारत में भूमि का उपयोग कैसे किया जा रहा है इसको समझना जरूरी है। भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप कैसा है इसको समझ लीजिए। और देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। यानी भूमि का प्रयोग किस तरह से होगा यह कुछ फैक्टर के द्वारा डिसाइड किया जा रहा है, कुछ तत्वों के माध्यम से डिसाइड किया जा रहा है। यानी कुछ भौतिक कारक भी है इसके लिए जो भूमि के उपयोग को प्रभावित करते हैं और यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी टीआरई में। अब कैसे, तो देखिए भूमि की आकृति कैसी है, क्या भूमि उबड़ खाबड़ है कि बराबर है कि कैसा है। इसके अलावा जो भूमि हम लोग प्रयोग करने वाले हैं वहां पे जलवायु कैसी है, क्या वहां पे अधिक गर्मी पड़ती है, क्या वहां पे केवल ठंडा पड़ता है या ठंडा गर्मी सब पड़ता है, या जो है समान जलवायु है, किस तरह की जलवायु पाई जा रही है ये बात है। फिर मृदा के प्रकार कौन सी है, क्या वहां पे जलोढ़ मृदा है कि आपकी जो है बलुई मृदा है या फिर जो है काली मिट्टी है, किस तरह की मृदा है, तो ये भी फैक्टर डिसाइड करता है क्योंकि मृदा के अनुसार ही आपका फसल का उत्पादन होगा। इसके अलावा मानवीय कारक भी प्रभावित करते हैं किसी भूमि के उपयोग को, जैसे कि वहां पे जनसंख्या घनत्व कितना है, क्या वहां पे लोग हैं कि नहीं है, अगर नहीं लोग होंगे तो बहुत कम चांस है कि वह बाकी लोग वहां पे बसे। इसके अलावा प्रौद्योगिकी विकास भी निर्भर जो है इफेक्ट करता है, ठीक ना। फिर सांस्कृतिक परंपराएं भी इफेक्ट करती है, जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे धर्म को मानने वाले हैं जिस धर्म को बाकी लोग नहीं मानते हैं और उस जगह पे पहले से बसे हैं, तो शायद वह चांस है कि आप वहां पे ना बसें या वहां पे कोई काम शुरू ना करें, ठीक ना। ये कुछ फैक्टर है जो आपके भारत में भूमि उपयोग के प्रारूप को बता रहे हैं। चलिए आगे बात की जाए तो आगे कहा जा रहा है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है यह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, भारत का क्षेत्रफल है। इसको आप तो याद किए ही होंगे, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध है। मतलब कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ये जो क्षेत्रफल है भारत का, इसका मात्र 93% भूमि की उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है, बाकी का उपलब्ध नहीं है। क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में यानी पूर्व की जो 7 सिस्टर जो हैं राज्य,
जिसमें असम को छोड़कर अन्य प्रांतों का सूची क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। यानी सेवन सिस्टर में सिर्फ आपको असम का डाटा उपलब्ध है। उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य में जो राज्य बच गए, मणिपुर, मिजोरम, जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक ना, मेघालय, तो इन सभी का जो है डाटा भारत के पास उपलब्ध नहीं है। इसीलिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का सिर्फ 93% ही डाटा उपलब्ध है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे बात कहा जा रहा है, मैं फिर से जूम कर लेता हूं। आगे बात कहा जा रहा है कि ये डाटा जो है उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों की भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी अभी नहीं हुआ है। यानी देखिए, जो जमीन जम्मू कश्मीर में है और पाकिस्तान के कब्जे में है उसका भी डाटा उपलब्ध नहीं है, और चीन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसका भी डाटा उपलब्ध नहीं है। इस बात को बताया जा रहा है। और सिर्फ कितना डाटा उपलब्ध है? भारतीय कुल भूभाग क्षेत्रफल का 93%। ठीक है, ये चीजें आपको दिया गया है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपको नहीं बनते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अब हम यहां पे आते हैं, और ये अगला आपका इसी में बताया जा रहा है कि भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का, देखिए भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। कितनी खेती हो सकती है? तो भारत के पास जितना भी भूमि है उस भूमि का मात्र 54% भाग पर ही जो है एग्रीकल्चर की कार्य हो सकती है, और शुद्ध यानी नीवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। यानी देखिए, कहने का मतलब है कि भारत का जो कुल जो क्षेत्रफल है उसका मात्र 54% भाग पर खेती हो सकती है, लेकिन यह भी खेती हर एक राज्य में बराबर नहीं होती है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं कि अपने भूभाग का ज्यादा क्षेत्रफल पर कृषि कर लेते हैं, कुछ भाग ऐसे भी है, कुछ राज्य ऐसे भी है कि उनकी भूमि पर काफी कम मात्रा में कृषि की कार्य हो सकती है। जैसे देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा, ये दोनों राज्य ऐसे हैं कि अपने भूभाग के 80% जो है भूमि पर खेती कर लेते हैं। कौन? पंजाब और हरियाणा अपने भूभाग के 80% भूमि पर खेती कर लेते हैं, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये ऐसे राज्य हैं जहां पे इनके संपूर्ण भूमि का मात्र 10% हिस्से पर ही ये जो है कृषि कर सकते हैं, और ये एरिया काफी इनके लिए कम है। ठीक है ना, तो इस बात को भी ध्यान रखना। यानी पंजाब हरियाणा अपनी संपूर्ण भूमि का 80% भाग पर जो है कृषि कर लेते हैं, जबकि मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे हैं कि इनके संपूर्ण आपके भूमि का मात्र 10% हिस्से पर ही कृषि हो सकती है। इसके अलावा और बात की जाए तो कहा जा रहा है कि हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वांछित है। यह भी आपका टीआरई का क्वेश्चन बन चुका है। और यह कहा जा रहा है कि जो भारत में जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 पास हुई थी उसमें कहा गया था कि भारत के संपूर्ण भूभाग क्षेत्रफल पर 33% हिस्सा पर क्या होना चाहिए? तो आपका वन होना चाहिए। ठीक ना, इस बात को ध्यान रखना, संपूर्ण भूभाग क्षेत्रफल का 33% हिस्सा पर। ठीक है, और कह रहा है कि जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत काफी कम क्षेत्र आते हैं, और हमारे यहाँ ये जो वन के जो क्षेत्र है 33% से नहीं बल्कि कम ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग और बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखिए, यहाँ पे भूमि नवीनीकरण और संरक्षण के उपाय के संबंध में कुछ बातें बताया गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करेगी। क्योंकि देखिए, हमारे दादा परदादा भूमि का उपयोग तो करते ही थे, हम लोग भी कर रहे हैं, और ये जो भूमि है इसका प्रयोग हम लोग भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग तक भूमि से प्राप्त करते हैं। यानी हमारी जो नीड है, इस नीड का 95% तक आवश्यकता जो है हम लोग भूमि से ही प्राप्त कर लेते हैं, बाकी 5% हम लोग किसी और माध्यम से प्राप्त करते हैं।
ठीक है। और फिर कहा जा रहा है, फिर आपका कहा जा रहा है कि इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नकृत है। कितनी है? निम्नकृत मतलब कि ये समझिए कि निम्न क्वालिटी की हो गई है। कितना? तो 13 करोड़ हेक्टेयर। इसमें लगभग 28% भूमि निम्नकृत वनों के अंतर्गत है और 56% क्षेत्र जो है जल अपर्दित है। यानी 56% क्षेत्र का जो है जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र जो है लवणीय और क्षारीय हो चुकी है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचरण यानी पशु का द्वारा जो है अधिक जो है चारा किया जा रहा है, खनन ने भी भूमि निम्नीकरण में कुछ मुख्य भूमिका निभाई है। अब यहाँ पे ये जो डाटा दिया गया है, इस डाटा के अनुसार कहा यह जा रहा है कि भारत की जो संपूर्ण भूमि है उस संपूर्ण भूमि का 13 करोड़ हेक्टेयर ये भूमि जो है निम्नीकरण हो चुकी है, मतलब कि जो है खराब हो चुकी है। इसमें 13 करोड़ में 28% जो भूमि का जो है ये निम्नकृत वनों के अंतर्गत आता है। ठीक है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित हो चुका है, यानी जल के द्वारा वो उसका अपर्दन हो गया है। शेष क्षेत्र लवणीय है और क्षारीय हो चुकी है। कुछ मानवीय क्रियाओं, कुछ मानव द्वारा क्रिया भी किया गया, काम किया गया, जैसे कि वनोन्मूलन किया गया है, यानी वनों का ह्रास किया गया, पेड़ पौधे को काटा गया है, अति पशुचारण किया गया है, खनन भी किया गया है, जमीन को खोदकर खनिज पदार्थों को निकाला गया। तो इसके चलते ये जो भूमि है इसका जो है दोहन किया गया है और भूमि निम्नीकरण के शिकार हो चुकी है। ठीक है। तो इस डाटा को भी आपको याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं खनन के उपरांत। देखिए दिया गया है खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाई और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि का निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। देखिए जब खनन किया जा रहा है, कोई खनिज पदार्थ भूमि के अंदर से निकाला जा रहा है, तो इस खनन को जब आप ऐसे ही छोड़ेंगे तब क्या होगा? इसका निम्नीकरण होगा। जैसे कि बताया जा रहा है कि खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये ऐसे राज्य हैं जो खनन के चलते इनका निम्नीकरण हो चुका है। इनमें वनोन्मूलन भूमि एक खत्म हो चुकी है। जबकि गुजरात की बात की जाए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण के कारण जो भूमि है इसकी निम्नीकरण हुई है। ठीक ना? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यहाँ पे अति पशुचारण हो गया है। और आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये जो क्षेत्र हैं इन राज्यों में अधिक सिंचाई हो गई है और अधिक सिंचाई होने के कारण यहाँ की जो भूमि है वो भी निम्नीकरण हो गई है। यहाँ क्योंकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो राज्य हैं, जो क्षेत्र है, यहाँ पे आर्सेनिक की मात्रा बढ़ चुकी है। ठीक है। और यह जो मृदा है यह अब वह कृषि योग्य नहीं रह चुकी है। ठीक ना? अब धीरे धीरे इसमें कृषि योग्यता की कमी हो रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। यानी अगर आप अधिक मात्रा में सिंचाई कर रहे हैं अपनी भूमि को तो वहां पे क्या होगा? वहां पे आर्सेनिक की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। यानी वह मृदा लवणीय और उसमें क्षार ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा खनिज प्रतिक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने, खड़िया मृदा और सिलखंडी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में जलवायु में धूल विसर्जित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां पे अधिक मात्रा में सिंचाई कर रहे हैं तो उनकी भूमि जो है यह उसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है, वो खत्म हो रहा है। इसके अलावा खनिज प्रक्रिया में जैसे कि सीमेंट उद्योग है, चूना पत्थर को जब पीसा जाता है सीमेंट उद्योग में, और मृदा बर्तन उद्योग जो है इसमें चूने यानी खड़िया जो मृदा है, जो सिलखंडी होता है पत्थर, तो इसका प्रयोग से भी अधिक मात्रा में वायुमंडल में क्या होता है? धूल कण जाते रहते हैं, जिसके चलते वायुमंडल क्या हो रही है? वायुमंडल भी दूषित हो रही है और मृदा तो दूषित हो ही रही है। ठीक है। और फिर कह रहा है कि जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है।
यानी जब आप चट्टान की जो है जो धूलकण है वो बैठेगा मृदा पर, इसके अलावा जो खनिज का धूलकण बैठेगा, तो इस बैठने से क्या होता है कि मृदा की जो पानी सूखने की जो क्षमता है वह अवरुद्ध हो जाती है, खत्म हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण की मुख्य स्रोत है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। अब भूमि नमीकरण के बारे में बात किया जा रहा है कि भूमि नमीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। ठीक ना, कहा जा रहा है कि भूमि नमीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं, जैसे कि हम लोग वन रोपण कर दें, वन लगाएं, चारागाहों का उचित प्रबंध कर दें, यानी जो भी मवेशी हैं उनके चारे का व्यवस्था करें। इसके अलावा कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, पेड़ों की रक्षक मेखला बना सकते हैं। रक्षक मेखला की मतलब है कि एक कतार में हम लोग क्या करें, पेड़ लगा दें, रक्षक मेखला बना दें। इसके अलावा पशु चरण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों द्वारा लगाकर स्थिर बनाने की प्रयास करें या प्रक्रिया करें, जिससे कि भूमि की कटाव या रोकथाम शुष्क क्षेत्र में की जा सकती है। अब देखिए, ये कुछ उपाय है जिससे कि हम लोग मृदा निम्नीकरण यानी भूमि की निम्नीकरण की समस्या को सुलझा सकते हैं। इसमें हम लोग वन लगा सकते हैं, इसके अलावा हम लोग चरगाहों की व्यवस्था कर सकते हैं, पशु चारण के नियंत्रण कर सकते हैं, और जो रेतीले जगह है वहां पे हम लोग जो है रोधिका बना सकते हैं, यानी एक कतार में जो है पेड़ पौधे लगा सकते हैं, और इससे क्या होगा, वहां की मृदा की सुरक्षा हो जाएगी। और बंजर भूमि की उचित प्रबंधन जो है, इसके अलावा खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात ही विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई बंजर भूमि है तो वहां पे उसका उचित प्रबंधन करना है, जो खनन किया जा रहा है भूमि के अंदर से उसके ऊपर भी नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई उद्योग है तो उस उद्योग से जो जल निकल रहा है उस जल को अच्छे तरीके से आप पहले प्यूरिफाई कीजिए और उसके बाद जो है उसको नदी में विसर्जित कीजिए। तो ये कुछ उपाय है जहां से हम लोग अपने मृदा को जो है संरक्षण कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात की जाए तो अब मृदा संसाधन के बारे में बात किया गया है, और तो देखिए मृदा संसाधन के बारे में और कहा गया है कि कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यानी अगर सिर्फ कुछ सेंटीमीटर मृदा बनना है तो वो भी समय जो है लाखों वर्ष में लगेगा। इसके अलावा मृदा बनने की प्रक्रिया में ये कुछ कारक हैं, ऊंचा वक्ष, इसके अलावा जनक शैल, संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ समय मुख्य कारक है। तो ये कुछ कारक है, यानी मृदा बनना है तो वहां पे आपका समय तो मूल फैक्टर है ही, समय के साथ साथ ऊंचा वक्ष है, जो जिस सेल से निर्माण होगा वो से जनक सेल कहा गया, संस्तर सेल, वहां की जलवायु, इसके अलावा वनस्पति, ये कुछ मेन फैक्टर है जो मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को डिसाइड करते हैं। ठीक ना। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन कहते हैं, तापमान परिवर्तन जो है, ठीक ना, तो प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, इसके अलावा बहते जल की प्रक्रिया, पवन, हिमानी और अपघटन प्रक्रिया आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। यानी जो बहता हुआ जल है, पवन है, हवा, इसके अलावा हिमनदी है, अपघटन जो क्रियाएं हैं, ये सभी मृदा के बनने को प्रभावित करते हैं या उसमें योगदान देते हैं। ठीक है। इसके अलावा मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव यानी जो इसमें ह्यूमस कहते हैं और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। ठीक ना। तो मृदा सिर्फ एक चीज से नहीं बल्कि जैव और अजैव दोनों से बनती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अब मृदा अपरदन यानी जलोढ़ मृदा के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अब बात किया गया जलोढ़ मृदा के बारे में। तो जलोढ़ मृदा के संबंध में कहा गया है कि यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है और वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा वाली है। जैसे कि ये आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तो देखिए भारत के जो उत्तरी भाग है ये संपूर्ण क्या है, संपूर्ण उत्तरी मैदान जो गंगा
का जो क्षेत्र है गंगा जमुना का, ये जो क्षेत्र है आपका उत्तरी मैदान का, इसे जलोढ़ मृदा कहा गया है। और यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियां जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से बनी है। यानी इस बात को ध्यान रखना कि जो जलोढ़ मृदा है यह गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र 3 नदियों के संगम से बना हुआ है, और ये जो नदियां जो निक्षेप लाई हैं उसी के द्वारा जाकर ये जो है जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए चित्र दर्शाया भी गया है कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ठीक ना, यहाँ तक इस तरह का, ठीक ना, ये भाग जो है ये जलोढ़ मृदा वाला है, ये भाग जो है ये जलोढ़ मृदा का है। इसके अलावा ये जो जलोढ़ मृदा है ये आपका राजस्थान होते हुए कुछ पार्ट इसका गुजरात तक भी आया हुआ है, और ठीक ना इस तरह से, ठीक है, तो ये जलोढ़ मृदा का जो है क्षेत्र है। चलिए अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और आपका सिंधु नदी है इनके लाए गए निक्षेप से जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदा राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया था कि जलोढ़ मृदा की पतली गलियारा जो है राजस्थान से और गुजरात में भी पाई जाती हैं। पूर्वी तटीय मैदान, इसमें जो पूर्वी तटीय मैदान आपको पता है कहाँ पे, तो ये भारत है, ये भारत है, और ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र, ये पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। तो पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यानी ये जो आपका महानदी, इसका गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये जो नदियां हैं तो इनकी डेल्टा पर भी क्या होता है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। यानी जलोढ़ मृदा में रेत भी मिलता है, सिल्ट भी रहता है और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं सभी। हम नदी के मुहाने से घाटी पर के ऊपर और जब जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। कहने के मतलब कि जब नदी घाटी से हम मुहाने की तरफ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ से कोई नदी आई है, तो जब आप यहाँ से इसके मुहाने की तरफ जब बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे जो कंकड़ की मात्रा है वो बड़ी होती चली जाएगी। तो वही कहा जा रहा है कि जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी की तरफ जो है ऊपर की तरफ जाते हैं तो मृदा के कणों की जो आकार है वह बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग समीप मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। यहाँ पे क्या होगा, मोटे मोटे कण इधर पाए जाएंगे। ऐसी मृदा पर्वतों की तलहटी पर बने होते हैं, और ऐसी मृदा कहाँ पे मिलेंगे, तो पर्वतों के तलहटी पर देखने को मिलेंगे। और मैदानों में जैसे कि द्वार और चौर, इसे चौर भी कहीं कहीं लिखा जाता है, तो ये पर्वतों के तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार और चौर में क्षेत्रफल में देखने को मिल जाएंगे, और आमतौर पर ये वहां पे पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी इसके बारे में कहा गया है कि कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी की जाती है। यानी मृदाओं के कण और उनके घटक के अलावा उनकी आयु से भी की जाती है। आयु के आधार पर जो जलोढ़ मृदा है ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा, एक नया जलोढ़ जिसे हम लोग खादर कहते हैं, और बांगर मृदा में कंकर की जो है ये ग्रंथों की मात्रा ज्यादा होती है। अब देखिए 2 जलोढ़ होता है एक। अब देखिए जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। एक होता है पुराना जलोढ़ जिसे हम लोग बांगर कहते हैं। ये जो पुराना जलोढ़ होता है बांगर, यहाँ पे हर एक साल नदियां बाढ़ का पानी नहीं लाती हैं, ठीक ना, तो यह कम उपजाऊ होता है। दूसरा होता है नया जलोढ़, और जो नया जलोढ़ होता है इसे खादर कहते हैं, और यहाँ पे हर एक साल जो नदियां है वो बाढ़ का पानी लाती हैं और जो है निक्षेप करती रहती हैं। इसके चलते खादर मृदा जो है ज्यादा उपजाऊ होता है। अब कहा जा रहा है कि बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब कि पथरीला मिट्टी होता है, इसमें ज्यादा कंकड़ पत्थर देखने को मिलते हैं। जबकि खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं, क्योंकि खादर मृदा का जो जगह होता है, जो क्षेत्र होता है, वहां पे नदियां हर एक साल बाढ़ लाती हैं और यहाँ पे निक्षेप करती हैं, जिसके चलते मृदा महीन कण पाए जाते हैं। इसके अलावा जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती है,
अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास फास्फोरस, अब यहां से आपको याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण, यहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो जो जलोढ़ मृदा होंगे उसमें क्या होगा, उसमें पोटास फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। ये मृदा क्या होती है, पोटास फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। इनमें गन्ना चावल गेहूं और अन्य अनाजों को उगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे दलहनी फसलों की खेती की जाती है। ठीक है, अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है, यानी लोगों के बसाव ज्यादा होता है। कुछ सूखे क्षेत्र की जो मृदाएं होती हैं ये अधिक क्षारीय हो जाती हैं, यानी सूखे क्षेत्र की मृदा कैसी हो जाएंगी, क्षारीय हो जाएंगी। ठीक है, जबकि इनका जो है अच्छे खासे उपाय करके या सिंचाई करके इनमें जो है फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। तो ये कुछ जलोढ़ मृदा है जो आपका दिल्ली हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश जो है बिहार, इसके अलावा असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका चलिए उधर अरुणाचल प्रदेश नहीं माफी चाहूँगा, इसके अलावा चलिए राजस्थान गुजरात छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ये कुछ पश्चिम बंगाल, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जलोढ़ मृदा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। तो ये आपके महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन आपके तैयारी का पार्ट बन चुका है। अब देखिए इन मृदाओं का जो रंग है काला होता है। कैसा होता है, काली मृदा काले रंग की होती है, इसे रेगूर मृदा कहा जाता है, इसे रेगूर मृदा कहा जाता है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन बन चुका है, बीपीएससी तैयारी का, रेगूर मृदा कहा जाता है। और काली मृदा कपास की खेती के लिए प्रयोग होती है, इसलिए काली मृदा को काली कपास वाली मृदा भी कहा जाता है, काली कपास वाली मृदा के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और फिर कहा जा रहा है, फिर आपका कहा जा रहा है कि कब काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कौन, तो एक जलवायु और दूसरा जनक शैल। जनक शैल के मतलब कि जिस चट्टान से इसका निर्माण हुआ है, ठीक ना, ये दोनों जो है इस मृदा के बनने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। काली मृदा के बनने में ये महत्वपूर्ण योगदान दिए ही हैं। इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो काली मृदा जो है ये दक्कन पठार में देखने को मिलेगी और बेसाल्ट जो है चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी भागों में, उत्तर पश्चिमी भागों में, उत्तर पश्चिमी भागों में, ये वाला जो भाग है उत्तर पश्चिमी भाग, तो उत्तर पश्चिमी भागों में और लावा जनक शैलों से बनी है, मतलब कि जो लावा पृथ्वी के अंदर से निकलती है आग्नेय शैल, तो उस शैल से इसका निर्माण हुआ है। ये मृदाएं महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र यानी गुजरात का एक क्षेत्र पड़ता है सौराष्ट्र, मालवा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पठार पर ही पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है काली मृदा, महाराष्ट्र सौराष्ट्र मालवा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पठार पर ये मृदा पाई जाती है। और इसके अलावा और दक्षिण पूर्वी दिशा के गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा नदियों के घाटियों में भी पाई जाती है। ये वाले क्षेत्र में भी यहाँ पे ये पाई जाती है। ठीक ना, कौन, तो काली मृदा। चलिए और आगे बात की जाए तो काली मृदा बहुत महीन कणों वाली होती है। कैसी होती है, काली मृदा बहुत महीन कण वाली होती है, अर्थात मृतिका से बनी होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता भी क्या होता है, बहुत अधिक होता है, क्षमता बहुत अधिक होता है नमी धारण करने का। इसके अलावा ये मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। इस बात को ध्यान रखना, काली मृदा में क्या क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना, ये जो है ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। परंतु इसमें जो है फास्फोरस की कमी होती है। किसकी कमी होती है, तो फास्फोरस की कम मात्रा पाई जाती है। और गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में क्या होती है, गहरी दरार पड़ता है, जिसके चलते इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। उस दरार के माध्यम से जो वायु होता है इस मृदा में अच्छी से मिल जाता है, जिसमें इनमें अच्छी तरह से मृदा मिल जाती है। गीली होने पर ये मृदा चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। मतलब कि अगर इनको जोतना है तो बारिश होने से पहले, मानसून आने से पहले इसको जोता जाता है। ठीक ना,
इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहले ही बौछार से शुरू कर देती है। और इस बात को भी ध्यान रखना कि जो काली मृदा है, काली मृदा को स्वतः जुताई वाला मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाला मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, अब हम लाल और पीली मृदा के बारे में बात करते हैं। तो लाल और पीली जो मृदा है, यह दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में देखने को मिलेंगे, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में देखने को मिलेंगे। और रवेदार आग्नेय चट्टानों से ये बनी होती हैं, यानी आग्नेय चट्टानों से जो बड़े बड़े कण होते हैं तो रवेदार चट्टानों से बनी होती है। और कम वर्षा वाले भागों में ये विकसित हुई है। कहाँ पे? तो लाल और पीली मृदा, जहाँ पे आग्नेय चट्टाने निकली हैं वहां पर ये बनती हैं, और वहां पे क्या होता है, जहां पे कम बारिश होती है वहां पे बनी हुई है, ठीक ना। लाल और पीली मृदा उड़ीसा में, उड़ीसा छत्तीसगढ़ मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर, मध्य जो गंगा मैदान का जो दक्षिणी छोर है, दक्षिणी छोर नीचे वाला, और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पाद पर ये पाई जाती है। इन मृदाओं में लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के कारण हुआ है, ठीक ना। नेक्स्ट बात की जाए तो लौह धातु, यानी जो लाल मृदा है, लाल पीली मृदा, उसमें लौह धातु के कारण ये लाल हो गई हैं, ठीक ना। इनकी पीला रंग जलयोजन के कारण होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि लाल पीली मृदा में लाल किसके कारण? तो लौह के कारण, लौह धातु के कारण, और पीला तो जलयोजन के कारण। उस मृदा में जलयोजन जो हो जाता है उसमें, उसके कारण ये पीला हो जाती है। अब लेटराइट मृदा की बात की जाए, लेटराइट मृदा, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेटराइट मृदा के बारे में कहा जा रहा है कि लेटराइट शब्द की ग्रीक भाषा के शब्द से, लेटर से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है ईंट, ठीक ना। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम है। ये क्वेश्चन टीआरई का बन चुका है। क्वेश्चन था कि लेटराइट मृदा का निर्माण होता है किसके चलते? तो भारी वर्षा के निस्खलन के परिणाम से, ठीक ना। यानी जहां पे वर्षा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है वहां की जो मृदा है वो लेटराइट मृदा के रूप में वो ढल जाती है। इसके अलावा लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। इनका पीएच मान 6 से क्या होता है? कम होता है। पीएच मान किससे कम होता है? तो 6 से कम होता है। इसमें सामान्यतः पौधे जो है पोषक तत्वों की कमी होती है, यानी ये जो मृदा है लेटराइट, इसमें पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। यह अधिकतर दक्षिण राज्यों में, जैसे कि महाराष्ट्र के पश्चिम घाट, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग और उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में ये पाई जाती हैं, जहां इस मिट्टी में जो है पर्णपाती और सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, ठीक ना। वहां इसमें ह्यूमस की पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की कम मात्रा पाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि ये जो आपका लेटराइट मृदा है, तो लेटराइट मृदा में जहां पे जंगल वगैरह पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाता है, वहां पे ह्यूमस की मात्रा तो अच्छी खासी होती है। लेकिन जहां पे ये विरल है, जहां पे पेड़ पौधे नहीं है, वहां पर इसमें ये अर्ध शुष्क होती है और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। इसके अलावा स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपर्दन तथा भू निम्नीकरण की संभावना होती है, और मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इसको याद रखना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में जो लेटराइट मृदा पाई जाती है, यहाँ पे चाय की खेती होती है। कहाँ पे? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पे चाय की खेती होती है और कॉफी उगाई जाती है। जबकि ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां पे लेटराइट मृदा में जो है क्या होता है, तो काजू की खेती की जाती है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफी,
जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू की खेती की जाती है लेटराइट मृदा में। चलिए अब मरुस्थलीय मृदा की बात की जाए तो मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। ये आपके रेतीली जो है आपका मरुस्थलीय मृदा है। और पता है कि मरुस्थलीय मृदा का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो राजस्थान है। राजस्थान और इसके अलावा गुजरात का भी कुछ क्षेत्र पड़ता है, जो है पंजाब हरियाणा के भी कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए ये जो मृदा है तो कह रहा कि इन क्षेत्र में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। यानी ये जो रेतीली मृदा है या मरुस्थलीय मृदा है, यहाँ पे नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे जो जल है उनको वाष्पित करके यहाँ पे खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। ये मरुस्थलीय मृदा में मृदा की सतह के नीचे जैसे हम लोग जाएंगे तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है, ठीक है ना। और इसके कारण मृदा में जल अंतः स्यंदन यानी इनफिल्ट्रेशन जो है ये अवरुद्ध हो जाता है, यानी जो पानी है वो सींच कर जो है नीचे नहीं जा पाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। यानी पश्चिमी राजस्थान की जो मरुस्थलीय भूमि है उसको सिंचाई करके वहां पे कृषि का काम किया जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वन मृदा के बारे में। तो ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर, तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इसे वन मृदा कहा गया है। जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है, इन मृदाओं में गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता रहता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है, यानी जहां पे नदी पाई जाती है उस घाटी में वन मृदा दोमट और सिल्टदार होती है, ठीक ना। और ऊपरी ढाल पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। यानी वन जो मृदा होती है ये जहां जहां ये पर्वतीय होती है वहां पे बड़े बड़े जो है गठन वाले मृदा पाई जाती है, यानी कंकड़ पत्थर ज्यादा पाया जाता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। यानी जो हिमालय क्षेत्र की जो मृदा है वन वाली, इनमें मृदा अपर्दन ज्यादा होता है। ये अधिक सिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है, यानी इसमें अधिसिल की एसिडिक की मात्रा और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है ना। नदी घाटियों के निचले क्षेत्र विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखे आदि में मृदा उपजाऊ होती है। यानी जो नदी का जो क्षेत्र होता है जहां पे नदियां अपना जो है निक्षेप करते हैं वहां पे ये मृदा जो है उपजाऊ होता है। अब देखिए आगे दिया गया मृदा अपर्दन और संरक्षण, तो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं क्या लगाया गया यहाँ पे, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चैप्टर ये टॉपिक क्या था, टॉपिक था मृदा अपर्दन और संरक्षण, मृदा अपर्दन और संरक्षण। अब देखिए मृदा अपर्दन और संरक्षण के संबंध में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिन्हें अवनालिका कहते हैं। यानी जब जो है पानी बह रहा है मृदा के ऊपर तो बहता हुआ जो जल है ये मृदाओं को काटता है और काटते काटते वाहिकाएं बना देता है, इस तरह से नाली टाइप का बना देता है जिन्हें अवनालिका कहते हैं। और ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रह जाती है, मतलब कि मान लीजिए कि पानी बह रहा है, बहते बहते ये पानी इतना ज्यादा गड्ढा बना दिया कि अब उसको जोत नहीं सकते, खेती नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और इसे उत्खात भूमि कहते हैं। कैसी भूमि, उत्खात भूमि कहते हैं। और यह जो भूमि है चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। किस भूमि के नाम से, तो खड भूमि के नाम से चंबल बेसिन में जाना जाता है मध्य प्रदेश के। तो यह बात को आपको याद रखना है। चलिए अब आगे कहा जा रहा है कि गलत ढंग से हल चलाने जब हम क्या करेंगे। अब देखिए अब इसके अलावा ये तो आपकी उत्खात भूमि हो गई जहां पे वर्षा का पानी बह रहा है, इसके अलावा वो वर्षा का पानी मिट्टी को काट रहा है, गड्ढा बना दिया तो उसको अब उसको जोता नहीं जा सकता, कृषि नहीं हो सकती है, तो उसको खड भूमि और चंबल बेसिन में उसको जो है खड भूमि कहा गया था, जबकि उसको उत्खात भूमि के नाम से जानते हैं। यह बात हो गई। इसके अलावा
और तरह के भी मृदा अपरदन होता है, ठीक ना। जैसे कि बात की जाए अगर रेतीली मृदा है और वहां पे जब हवा बहेगी तो वहां पर हवा बहने के चलते भी क्या होगा, पवन के द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में भी मृदा को उड़ा ले जाता है, जिसके कारण वहां पर पवन के द्वारा मृदा का अपरदन होता है। जैसे कि राजस्थान में जब हवा बनता है तो वहां पे पवन के द्वारा अपरदन होता है। इसके अलावा कुछ मृदा ऐसी होती है कि उसमें जब आप कृषि करेंगे तो कृषि के दौरान जब आप गलत ढंग से हल चलाएंगे तभी उसका अपरदन होगा। और इसका एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि अगर कोई ढाल वाला क्षेत्र है, ठीक ना, तो ढाल वाले पर क्या होगा, ढाल वाली मृदा पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये कुछ पहाड़ी टाइप का क्षेत्र है और यहाँ पे आप जानते हैं कि पहाड़ों में भी खेती होती है, तो यहाँ पे जैसे अगर इस तरह से हल चला दिए तो भाई पहले तो ढाल था ही, आपने भी हल चला दिया तो क्यारी बन गई। अब वो पानी क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ से वर्षा होगा, डायरेक्ट ये बहता हुआ चलाएगा और अपरदन हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि ढालों पर ऊपर से नीचे की ओर बहता हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली मृदा पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है, ठीक ना। आपने बहुत सारी वीडियो देखा होगा रील्स में, जहाँ पे जो है क्या होता है, लोग हल चला रहे हैं, कृषि हो रही है, तो ये जो पहाड़ी एरिया होता है ना, पहाड़ी एरिया, तो पहाड़ी एरिया में यहाँ पे इस तरह से हल चलाया जाता है, इस तरह से, ठीक ना, ताकि क्या हो, ताकि जो पानी हो यहाँ पर रुके। और खेती भी इसी तरह से होती है, इस तरह से कुछ बना रहता है इस तरह से, ठीक ना। तो वही कहा जा रहा है कि इसको जो है समोच्च रेखाओं के समांतर ये खेती होती है और हल चलाया जाता है। इसके अलावा इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। और ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। सोपान कृषि क्या करती है, अपरदन को नियंत्रित करती है। और ये सोपान कृषि कहाँ देखने को मिलती है, तो देखिए कहा जा रहा है कि ये जो सोपान कृषि है ये पश्चिमी मध्य हिमाचल में, कहाँ पे, हिमाचल में सोपान अथवा श्रृंगार कृषि काफी विकसित है, हिमाचल में देखने को मिलती है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी होती है। बड़े खेतों को पट्टियों के रूप में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। कुछ बड़े खेत होते हैं जिसके बीच में घास की पट्टी भी उगाई जाती है, और ये पवनों द्वारा जनित बल को कम करके या कमजोर करके इस तरीके से पट्टी कृषि की जाती है, स्ट्रिप फार्मिंग किया जाता है। और ये क्या करते हैं, पेड़ों की कतार में लगाकर रक्षक मेखला भी बनाया जाता है, जिससे कि मेखला भी पवनों की गति को कम करता है। कहने का मतलब है कि जब ये जो स्ट्रिप फार्मिंग है ना जी, तो मान लीजिए कि फसल हो रहा है यहाँ पे, इसके बीच में घास की एक पट्टी रहेगा, या भी फसल हुआ इसके बीच में घास की पट्टी होगा, तो मतलब कि जब हवा बहेगा तो ये जो घास की पट्टी रहेगी, ये जो है फसल को यहाँ से अपरदन होने से बचाता है, ठीक ना, और मृदा को भी अपरदन होने से बचाता है। इसके अलावा रक्षक मेखला आता है। रक्षक मेखला में पेड़ पौधे को एक जो है एक लाइन में लगाया जाता है, ताकि हवा बहे, हवा जब बहे तो यह जो पेड़ पौधे हैं वो हवा को रोक ले, ठीक ना, और इस तरह से मृदा की सुरक्षा भी हो सकती है। तो रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के, कहा जा रहा है कि रक्षक मेखला पट्टियों के पश्चिम भारत में रेत के टीले के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ठीक ना। जैसे कि राजस्थान वगैरह जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है रक्षक मेखला बनाकर मृदाओं की संरक्षण किया जाता है। ये जो है इतना जरूरी नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो ये जो पहला आपका चैप्टर था, पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है आगे की जो चैप्टर है सेकेंड नंबर, इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या पढ़ाने के तरीके अच्छे लगे कि नहीं लगे। मैंने जो क्लास कराया, मैंने एक बार इसको पढ़ा, फिर अंडरलाइन किया, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको फिर मैंने बताया। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप लाइन बाय लाइन पढ़े, तो लाइन पढ़ने में टाइम तो ज्यादा लगेगा, आप हो सकता है कि बोर हो जाए, ठीक ना। लेकिन जितना महत्वपूर्ण बात है इस चैप्टर से, इसको मैंने पढ़ाया। एक बात मैं और बता दूं कि अभी मैंने जो बताया यह एनसीईआरटी की जो है एनसीईआरटी की ओल्ड बुक है, ओल्ड ज्योग्राफी है, इस बात को ध्यान रखना।
न्यू ज्योग्राफी में बहुत सारा मैटर को यहाँ से हटा दिया गया है। तो मैंने जानबूझ के ओल्ड एनसीईआरटी चुना क्योंकि यहाँ पे मैटर ज्यादा है। न्यू एनसीईआरटी में काफी कम मैटर है, उसको भी मैंने देखा था कल, ठीक ना। तो आप कहोगे तो न्यू पढ़ा देंगे, लेकिन फिर वहां पे मैटर कम हो जाएगा, तो क्या पता कल आगे चल के एग्जाम उसी में से पूछ ले, पुराने वाले में से, तब दिक्कत हो सकता है। तो आपको बताना है कि क्या पढ़ाने का पैटर्न ठीक है कि इसमें चेंज करने की जरूरत है। अगर चेंज करना है तो किस पैटर्न में पढ़ाया जाए। दूसरी बात, क्या ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ाया जाए कि न्यू एनसीईआरटी को पढ़ाया जाए, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में मैटर कम है, ठीक ना, तो हो सकता है कि कुछ पार्ट छूट जाए। ओल्ड एनसीईआरटी में मैटर ज्यादा है, तो आपके लिए फायदेमंद है, ठीक ना। तो बाकी आपकी राय, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।